Hello student, so welcome here. I am again with you with a new topic and very interesting topic. Today we are discussing some small but important topics, okay, in which the numericals are based, okay. So this is our class 11th physics beta, and today we are discussing chapter 5 laws of motion, and you already know we are discussing in these parts friction. This is the third part of friction, okay. This is the third part of friction, and before in previous parts we are discussing about frictions, intro friction and types of friction. So we know there are three type of friction, that is static friction, limiting friction and kinetic friction, okay. ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें जो पिछले पार्ट्स में लिमिटिंग फ्रिक्शन की लॉ पढ़ी थी, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की फर्स्ट लॉ है वो क्या कहती है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, जैसे कि आप इसको ऐसे समझें, ये मान लो कोई मास बॉडी है, ये सरफेस है और यहाँ पे दे आर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। देखिए जो ये सरफेस होता है ना, ये इसको अपने दांतों में, या आप ऐसे कह सकते हो कि इंटरलॉकिंग, यहाँ पे क्या होती है, इंटरलॉकिंग होती है, इसमें इसको अपने से फंसा के रखता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जितना ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि जितना ये ज्यादा होगा ना, उतना ये इंटरलॉकिंग फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ से इस सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पे म्यू आ जाएगा, और म्यू क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या हम इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। जब दो सरफेस कॉन्टेक्ट में होते हैं तो वहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, जिसके बाद वो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अगर एफ इज इक्वल टू म्यू आर है, तो म्यू क्या हो जाएगा, एफ बाई आर। दिस इज अवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2, ठीक है। दैट इज हम इसको क्या कह सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए जो म्यू की वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ म्यू, जो म्यू की वैल्यू है आपकी, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, कि जो कॉन्टेक्ट वाला सरफेस है उसका नेचर कैसा है, क्लियर, कि जो सरफेस है वो कैसा है, ड्राई है, वेट है, रफ है, स्मूथ है, पॉलिश्ड है या नॉन पॉलिश्ड है, ठीक है, जिस सरफेस के साथ आप उसको अटैच कर रहे हो, क्लियर। सेकेंड है मटेरियल ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, ओके, यानी कि जैसे आप ये कह सकते हो कि जो हमने सरफेस कॉन्टेक्ट में ले रखा है उसका मटेरियल कैसा है। जैसे कि अगर आप दो पॉलिश्ड मेटल ले लेते हैं, ठीक है, मान लो वो कॉन्टेक्ट में ही, अब एक का म्यू हमने 0.2 ले लिया, एक का हमने 0.1 ले लिया, ठीक है। तो इससे आप क्या कहोगे कि जो म्यू है वो हमारा किस में वेरी कर रहा है, 0.2 से लेकर 0.1 तक वेरी करेगा, ठीक है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो वैल्यू ऑफ म्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड मटेरियल ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास तीन फ्रिक्शन होते हैं। जब हमने ग्राफ्स बनाया था तब मैंने आपको समझाया भी था ये बहुत अच्छे से। देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जब हमने एफ ग्राफ बनाया था, एफ की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, और ये अपना क्या रहेगा उसके साथ, जब हमने इसको वेरी कराया था, ओके। जब हमने इस ग्राफ को बनाया था, क्लियर, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे आप इसको, मैंने ये अप्लाइड फोर्स लिया, आप इसको टी से भी दिखा सकते हो, और हमने जो लिमिटिंग फ्रिक्शन को दिखाया था अप्लाइड फोर्स को पी से दिखाया था। देखिए ये क्या है, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, और ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, क्लियर। ये अप्लाइड फोर्स है जिसको हमने पी से दिखा रखा है, ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक लिमिट तक क्या होगा कि वो जो बॉडी है वो अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करेगी, ठीक है। एक लिमिट तक क्या होगा, ये यहाँ तक कौन सा फोर्स काम करेगा, स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि देखिए आप ये सोचिए कि ये जैसे कि ये नीचे सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये उसके ऊपर एक बॉडी है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी कि जितना हम इस बॉडी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इधर क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मान लो मैं इसको 10 न्यूटन से खींचने की कोशिश करूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 10 न्यूटन प्रोड्यूस हो जाएगा,
ठीक है, जितना हम फोर्स इधर लगाते हैं ना स्टैटिक फ्रिक्शन, उतना ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक रहता है ना, तब तक तो बॉडी क्या करती है, बॉडी मूव ही नहीं करती। क्लियर, रेस्ट में रहती है। ओके, अब देखिए अब क्या होता है कि जैसे ये जो होता है ना बेटा, ये एकदम से होता है। लाइक आप इसको ऐसे समझिए कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टूटता है ना, वो एकदम ऐसे ऐसे टूटता है। जैसे देखो आप इसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो जब तक मैं इसको ऐसे खींचने की कोशिश कर रही हूँ तब तक तो इस पे क्या फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन एकदम से देखिए, ये एकदम से ऐसे टूटेगा, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एकदम से टूटता है, और जब ये एकदम से टूटेगा ना तो ये फास्टली मूव करेगा। यानी कि जो ये फोर्स, अब ये क्या हो गया, अब ये बॉडी निकलने ऐसे निकल के स्टार्ट हो गई ना, मूव करना शुरू कर गई। तो अब ये बॉडी क्या हो जाए, देखिए ये जो है ना, ये तो है आपकी वो मैक्सिमम लिमिट जहां पे बोन टूटेंगे। ठीक है, जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टूट जाएगा और बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा आपका, टूट जाएगा। यानी कि लिमिटिंग फोर्स की कंडीशन आ गई ना यहाँ तक मैक्सिमम। क्लियर, और जब टूटने के बाद है ना, टूटने के बाद बॉडी ऐसे मूव करना शुरू कर देगी कांस्टेंट फोर्स के साथ। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन आई, और ये क्या है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि जब बॉडी एकदम से टूट जाएगी ऐसे, तो वो टूटने के बाद, वो बोन टूटने के बाद वो इजीली मूव करेगी एक कांस्टेंट फ्रिक्शन के साथ, फोर्स के साथ। ठीक है, तो वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, हमेशा याद रखिए स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। और ये क्या है, ये वो मैक्सिमम कंडीशन है, ये जो है ना, ये मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स है जहां पे बोन टूटेंगे और बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो यही मैम कह रही हैं कि जब बॉडी एक्चुअली उसके ऊपर मूव करेगी ना, तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन को इंक्लूड करते हैं। क्लियर, देखिए जो ये कंडीशन है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए है, F इज इक्वल टू म्यू आर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं F को, अगर मैं F के ले लूं, इसका मतलब बॉडी मेरी मूव करना शुरू कर गई, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू के, तो हमारा म्यू के बन जाएगा F के बाई आर। ये कब होगी, ये जब बॉडी उस पर रियल में मूव करेगी। ठीक है, अब हमेशा आप याद रखिएगा जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू दिस ओरिजिनल फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा हमारा। ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है और ये हमारा काइनेटिक कोफिशिएंट है, ये भी कम रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी छोटी छोटी बातें। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा म्यू एस होता है वो हमेशा ज्यादा रहेगा म्यू के से। ठीक है, और जो एफ एस है वो भी ज्यादा रहेगा एफ के से। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना बेटा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होगा, ध्यान रखना आप इस चीज का, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपको एफ पी ग्राफ बनाना आ गया। हाँ जी, देखिए चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं हम। तो देखिए बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, देखिए पहले आप इस चीज को समझिएगा, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये अपना मान लो कोई सरफेस है, इस पे कोई बॉडी मूव कर रही है। क्लियर, तो जब कोई भी बॉडी मूव करती है ना बेटा, तो उस पर दो टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं। जैसे कि देखिए ये सरफेस है ना, एक तो परपेंडिकुलर फोर्स लगा और एक पैरेलल। तो एक तो ऐसे फोर्स लगेगा ऐसे, और एक ऐसे पैरेलल। जो पैरेलल लगता है ना कि बॉडी के ऊपर, जब बॉडी मूव करती है, तो पैरेलल वाले फोर्स को तो हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और जो परपेंडिकुलर लगता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको हम बोलते हैं रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो जब कोई बॉडी मूव करेगी तो वो ऐसे इन दोनों फोर्स के साथ मूव करेगी ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी कोई किसी बॉडी पे टू टाइप के फोर्स लगते हैं, एक इधर मान लो एक उधर, दो डायरेक्शन में लग रहे, तो हमें क्या लेना पड़ता है, इनका रिजल्टेंट लेना पड़ता है ऐसे बीच में। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट होगा ना, जो बीच में हमने ये लिया है ये वाला, ये क्या करता है बेटा, इन दोनों फोर्स का रिजल्ट को शो करता है। मतलब इसमें, इस रिजल्ट में जो मेरी फिंगर मैंने ले रखी है, इसमें इन दोनों फोर्स का इफेक्ट होगा। समझ गए आप मेरी बात? तो मैं यही कह रही हूँ, ये आपका क्या है, रिएक्शन है। जो ब्लू वाला पेन मैंने लिया है, इस तरीके से देखिए, ये ऐसे। ठीक है, और ये देखिए ऐसे मूव करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी बॉडी दो फोर्स का रिएक्ट करती है, तो हमें क्या लेना है कि हमें उनका रिजल्टेंट लेना होता है बीच में। ये रिजल्टेंट जो फोर्स होगा ना, वो इसका और इसका दोनों का रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, आपने जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा
तो वहाँ पे भी हम ये वाला कंसेप्ट करते हैं 10th क्लास में। हम हमेशा नॉर्मल वाला एंगल लेना है बेटा, ये नीचे वाला एंगल नहीं लेना, ये वाला लेना है कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ रिजल्टेंट फोर्स क्या एंगल बनाता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ रिजल्टेंट फोर्स क्या एंगल बनाता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए? तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये रिजल्टेंट हमने किसका निकाला समझ गए, एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों के बीच का जो फोर्स एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और डायरेक्शन हमें किसकी लेनी है, इसकी। ठीक है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखिए बेटा, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है और ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखो वैल्यू ऑफ थीटा डिपेंड किस किस पे करेगी, तो जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपकी डिपेंड करेगी मैटर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस। ठीक है, कि हमने जो सरफेस ले रखा उसका मटेरियल कैसा है और उसका नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, जो इसके साथ ये कॉन्टेक्ट में है ना, ये कितना कॉन्टेक्ट में, कि मतलब इसके जो दांत हैं जो इंटरलॉकिंग है उसने उसको कितने अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए म्यू और थीटा में क्या रिलेशन है, तो आपने यहाँ से देखा एक तरीके से हमारे पास ट्राइंगल बन गई। ठीक है, तो हम ये भी एक ट्राइंगल है, तो हम बात करेंगे इसकी, क्योंकि इसके साथ हमारा एंगल बना हुआ है। ओके, तो ए ओ सी, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें और यहाँ पे अगर हम tan थीटा फाइंड आउट करते हैं, तो tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AC, ये हमारे पास क्या है, क्योंकि 90 का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस क्या हो जाएगा, ये OA, ये क्या है बेस, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर आप इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो OB बाई BC हो जाएगा। ठीक है, OB बाई OA। अगर हम इधर से बात करेंगे तो ये हो जाएगा, बेसिकली हमें इसकी बात करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F बाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू। तो आपको यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी आ गई, म्यू क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, म्यू क्या आ गया, tan थीटा। और अगर हम यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। देखिए आपको थीटा भी निकालना आ गया ना, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग क्या होता है। देखो एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग जो अपना होता है, इसको आप ऐसे समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि हमें क्या करना है कि इंक्लाइंड प्लेन लेना है इस तरीके से। उसके ऊपर देखिए, अगर मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, ऐसे, और इसको अब मैंने सिंपल सरफेस पे रखा हुआ है। जब मैं इसको इंक्लाइंड प्लेन पे रखूंगी तो देखिए देखिए ऐसे धीरे धीरे, जब जैसे मैं, अब देखिए पेन तो हैवी नहीं है, हल्का है, तो जैसे मैं इसको ऐसे इंक्लाइन बनाती जाऊंगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इस पे ऐसे जस्ट मूव करना शुरू कर देगा, जैसे हमने इंक्लाइन प्लेन बनाया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए एक एंगल बन रहा है ना, ये द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो ये इंक्लाइन प्लेन होता है एक तरीके का, जो मतलब ऐसे टेढ़ा होता है ना, इस तरीके से जो होता है। ठीक है, आपने वही फट्टा वगैरह देखा होगा, मतलब कि एक तरीके से आप ये समझिएगा ऐसे, ये इसको इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है ना, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि वो अपने पोज को चेंज कर देगा। ठीक है, सच दैट हम क्या कह सकते हैं, बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। देखिए मान लो आपने ये एक प्लेन लिया, ऐसे इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी रख दी। ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो, धीरे 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 ये वाला एंगल बढ़ा रहे हो ना आप, तो अब देखिए कुछ टाइम बाद ये बॉडी ने इस पे ऐसे मूव करना शुरू कर देगी, स्लाइड करना शुरू कर देगी, है ना, इसके ऊपर स्लाइडिंग करना शुरू कर देगा ना ऐसा। तो जब ये इस पे स्लाइडिंग कर रहा है तो कितने एंगल के साथ स्लाइडिंग कर रहा है, तो आप देखिए जैसे ये एंगल बढ़ रहा है, एक टाइम आएगा जब ये पेन इस पे मूव करना शुरू कर देगा, तो वो इस एंगल पे डिपेंड करता है। तो द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट ए प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए आपके जैसे पहले ये कंडीशन थी। ठीक, आपने क्या करा, धीरे 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 उस बॉडी को ऐसे मूव कराया, तो इस टाइम पे सपोज करो वो बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, इधर बॉडी ने क्या करा, इधर मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए जब आप किसी बॉडी को ऐसे मूव कराते हो इस तरीके से, तो ये मान लो कोई बॉडी है और आप इसको ऐसे मूव करा रहे हो, क्लियर, ये इसके ऊपर कोई मास बॉडी है। तो जब ये बॉडी देखिए ऐसे रखी है बेटा इसके ऊपर आराम से, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है और नीचे इसका वेट है। लेकिन जब ये बॉडी ऐसे हो जाएगी ऐसे, तो देखिए ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, समझ रहे हो आप मेरी बात को, देखो ये ऐसे हो जाएगी। तो अब जो इसका वेट है वो
ऐसे नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अगर इसको हम इधर से देखें ऐसे, तो देखिए जो वेट है वो ऐसे बनेगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम इसको ऊपर करते जा रहे हैं ना, तो ये वाला जो एंगल है ये बढ़ता जा रहा है mg वाला, और देखिए नीचे करेंगे ना तो ये फिर से अपना नॉर्मल हो जाएगा, है ना ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए इसका mg वाला कंपोनेंट ऐसे आएगा ऐसे, तो ये mg बीच में आ गया आपका, है ना, ये mg वाला आ गया, तो इसको हम इधर रिजोल्व करेंगे और इधर रिजोल्व करेंगे। इधर करेंगे तो mg साइन थीटा हो जाएगा, इधर करेंगे तो mg कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जिधर थीटा होता है। तो ये जब हमने ऐसे इसको ऊपर उठाया तो इस बॉडी ने क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए इन दोनों कंडीशंस के बीच में जो एंगल बना, ये कितना बना, एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि इस एंगल के बाद इस बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, इस पे स्लाइड करना शुरू कर दिया। रिपोज मीन स्लाइडिंग करना। ठीक है, तो ये एंगल कितना बना, अल्फा। इस एंगल पे ये बॉडी ने स्लाइडिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब स्लाइडिंग करना शुरू कर दिया तो देखिए ये हमारे पास जो बॉडी है, पहले क्या था, ऐसे था, पहले कैसे था, ऐसे था, ये बॉडी इस पे मूव कर रही थी ऐसे, सिंपल स्ट्रेट लाइन की बात थी। तो ये हमारा इधर आर होता था, इधर हमारा mg। लेकिन जब बॉडी टेढ़ी हो जाएगी तो देखिए, अगर बॉडी टेढ़ी हो जाएगी तो क्या हमारा ये सीधा रहा, नहीं रहा बिल्कुल भी, तो ये भी तो टेढ़ा हो गया। तो देखिए mg हमारा इधर आ गया आपकी बात। देखिए आप दोबारा देखिए ध्यान से, ये देखिए जब सीधी स्ट्रेट बॉडी की बात कर रहे थे तो आर था, ये आर और ये नीचे वेट mg। जब मैंने इस बॉडी को ऐसे करा, धीरे 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 इंक्लाइन करा, समझ रहे हो आप, देखिए तो अब ये mg ऑटोमेटिक आप देखिए इधर आ गया, तो इसका वेट बैलेंस इधर होगा। देखिए ये क्या आ गया, इधर mg आ गया ना, आपको पेन टेटा टेटा दिखाई दे रहा होगा। तो इधर बैलेंस करना पड़ेगा अब इसको, इस साइड, है ना, इस साइड बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, mg कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, mg कोस साइन थीटा। ठीक है, ये अल्फा अभी लगाइए, क्लियर। ये देखिए आप जब इसको सीधा कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। ये मैंने इसको तो छेड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, नॉर्मल को इसको, लेकिन हमने जब बॉडी को इंक्लाइन कर दिया तो देखिए ऑटोमेटिक जो ये फोर्स वाला, ये वाला कंपोनेंट हमारा इधर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा क्या है, mg। ठीक है, तो इसको हमने जब रिजोल्व किया तो आपको पता है थीटा जिस साइड होता है, अल्फा जिस साइड होता है, वो तो होता है mg कोस अल्फा, और ये आ जाएगा mg साइन अल्फा। ठीक है, तो यानी कि अब जो बैलेंसिंग पॉइंट हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, आर और mg कोस अल्फा, और इधर कौन हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और mg साइन अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आ गए इतने फोर्स आ गए, तो ये वेट वाला फोर्स हो गया WMG। ये फोर्स है, इस पे काम कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ये इतने फोर्स इस पे काम कर रही हैं। ठीक है, और जो हमारा ये वेट वाला फोर्स है ना, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया हमने। देखिए इसको आप ऐसे समझिएगा, मान लो ये हमारा mg फोर्स है, तो अगर हम इसको इधर रिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg कोस अल्फा, इधर रिजोल्व करेंगे तो mg साइन अल्फा। ठीक है, ऐसे हमने इसको रिजोल्व कर दिया। ये देखिए ऐसे हमारा mg है, इधर mg कोस अल्फा हो जाएगा, इधर mg साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एफ किसको बैलेंस कर रहा है, ये जो आमने सामने होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो एफ इज इक्वल टू mg साइन अल्फा और आर mg इक्वल टू mg कोस अल्फा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो एफ बाई आर इज इक्वल टू mg साइन अल्फा अपॉन mg कोस अल्फा। mg से mg कट जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन अल्फा। तो म्यू क्या आ गया, एफ बाई आर टेन अल्फा। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि म्यू एफ बाई आर होता है, अभी हमने निकाला था। ठीक है, म्यू किसके इक्वल आया था, टेन थीटा के इक्वल आया था ना, तो म्यू एफ बाई आर। ठीक है, तो अब म्यू को अगर हम टेन थीटा रखें तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेन अल्फा, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि थीटा हमारा बेसिकली किसके इक्वल आएगा, अल्फा के इक्वल आएगा। जितना रिजल्टेंट फोर्स के साथ जो एंगल बनेगा ना, वही हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ स्लाइडिंग बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे हमारे। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। ओके, हाँ जी बेटा, तो देखिए हम ये न्यूमेरिकल हम ट्राई कर रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, हैवी बॉक्स ऑफ मास 20 kg। ठीक है, एक बॉक्स है जिसका मास 20 kg है, उसको हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू के दे रखा है 0.25। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। ओके, एफ आर और एफ के हमें निकालना है, और हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अंडर ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन। एक्सेलरेशन पे निकालना है जो फोर्स कितना हो, 98 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली वो फोर्स हम उस पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, उसी के भी आप पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कि हमें देखो क्या क्या दे रखा है। इसने कहा है कि एक बॉक्स है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, इस पे हमने ये कोई बॉक्स रख दिया। बॉक्स का जो मास है वो कितना है, 20 kg मास है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। और ये क्या कह रहा है, जैसे देखिए m कितना दे दिया आपको, 20 kg। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू कितना दे दिया, 0.25। ठीक है, और इफ कोफिशिएंट ऑफ आयरन बिटवीन द बॉक्स एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.25 एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, हमें क्या करना है, कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अब आपको जो अप्लाइड फोर्स दे रखा है, जो हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना दे रखा है, अप्लाइड फोर्स आपको दे रखा है 98 न्यूटन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स हमें 98 न्यूटन दे रखा है और इसने बोला है कि आप एक्सेलरेशन निकालिए। क्लियर। अब देखो बेटा, क्योंकि जो बॉडी पे जो लग रहा है मास, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो बॉडी पे mg लगेगा ना, और इधर क्या लगेगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन दैट इज r। क्लियर। देखिए अब क्योंकि हमें पता है f क्या होता है, म्यू r होता है। ठीक है, और r किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। म्यू कितना दे रखा है हमें, म्यू दे रखा है 0.25 और r किसके इक्वल होता है, r mg के इक्वल होता है ना। तो इसको म्यू mg भी लिख सकते हैं। m कितना दे रखा है 20, g कितना दे होता है 9.8। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी आर गेटिंग 4.49 न्यूटन। ठीक है, और अब ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो इधर लग रहा है वो 49 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रिक्शन कितना है, 49 न्यूटन का है, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं 98 का, तो इसका मतलब ओवरऑल बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगी ना, कितने उसके साथ एक्सेलरेट करेगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ओवरऑल एक्सेलरेट नेट फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, तो P माइनस एफ यानी कि अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, तो ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ओवरऑल इस पे फोर्स लग रहा है जो नेट फोर्स है वो है 49 न्यूटन। ठीक है, ए हमें पता है एफ क्या होता है, एम ए होता है, ए निकालेंगे तो एफ बाय एम। ठीक है, 49/20, इसको हम सोल्व करेंगे तो 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो एक बार। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए वुडन ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए पॉलिश्ड वुडन प्लैंक। एक वुडन ब्लॉक को रखा गया है पॉलिश्ड वुडन प्लैंक पे। जैसे आप छोटा सा कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लो और उसको एक टेबल पे रख दो, जिसका इंक्लिनेशन इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको पेन से भी करके दिखाया था। ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग, तो आप उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाओगे तो जो ब्लॉक है वो स्लिपिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, और वो एंगल कितना बनाएगा 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर, जो अल्फा हम एंगल बना रहे थे। तो जैसे वो स्टार्ट करेगा, चलना शुरू करेगा, ब्लॉक कैन कंटिन्यू विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो जैसे वो चलना शुरू करेगा तो एक स्पीड गेन कर लेगा ना। ठीक है, अगर मान लो इंक्लिनेशन रिड्यूस कर दे हम 21 डिग्री से, वैसे एक बार तो हमने उसको इंक्लाइन करा, फिर हमने उसको रिड्यूस कर दिया, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन बताना है। स्टैटिक तो आपको पता ही है म्यू एस, और डायनामिक मतलब म्यू के, बिटवीन ब्लॉक एंड द प्लैंक, ब्लॉक और प्लैंक के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, देखो हमें क्या दे रखा है, एक इस तरीके से सिचुएशन दे रखी है। ये मान लो कोई इसके ऊपर इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन है और ये कोई वुडन ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, और जो एंगल ऑफ रिपोज यानी कि अल्फा दे रखा है 25, और ये क्या कह रहा है, ऐसे बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया और हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू एस क्या हो जाएगा, 10 अल्फा होता है, हमने निकाला था अभी थ्योरी वाले पार्ट्स के। तो क्या हो जाएगा 1025 की वैल्यू आप लोग टेबल से देखिएगा 0.466। ठीक है, तो एज ब्लॉक कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली। ठीक है, जब हमारा ये कह रहा है अब मैं इस एंगल को डिक्रीज कर दूं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसको थोड़ा सा कम कर दिया। अब यह था कितना कर दिया 21 डिग्री, तो जब 21 डिग्री कर दिया ना, तब भी बॉडी क्या कर रही है, कंटिन्यू मूव करती जा रही है। क्लियर, जैसे इसको ऐसे समझिए कि ये आपके पास कोई सरफेस है और ये इसके ऊपर लिया हमने, और ये देखिए
ये इसके ऊपर ऐसे मूव कर रही है 25 पे भी, लेकिन जब हमने एंगल को घटा दिया तब भी ये इस पे क्या कर रही है, कंटिन्यू मूव ही करती जा रही है। ठीक है, तो मूव कर रही है तो कोफिशिएंट ऑफ हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मूव के लिए तो ये लगाना पड़ेगा हमें, है ना। जब ये 25 था तो मूव नहीं कर रही थी, लेकिन अब कम कर दिया तो मूव कर रही है, तो हम इसके लिए क्या निकाल लेंगे, म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा, tan 21। ठीक है, तो 21 डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 0.383। ठीक है, तो ये हमारा म्यू के आ गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा। अगले पार्ट्स में हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कुछ अच्छे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सो होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।